हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल दीपा स्वामी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण, उसका पार्ट 5, जिसमें हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। इससे पहले हम इसके 4 पार्ट देख चुके हैं। पार्ट 1 में हमने अम्ल क्षारक एवं लवण की सामान्य चर्चा की थी। पार्ट 2 में अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को देखा था कि वो क्या क्या रासायनिक अभिक्रिया देते हैं। पार्ट 3 में हमने दैनिक जीवन में काम में आने वाले जो लवण हैं उनकी जानकारी प्राप्त की थी कि क्या क्या उनके उपयोग हैं, कैसे कैसे हम उनका निर्माण कर सकते हैं। और पार्ट 4 में हमने पीएच और इसका पीएच का दैनिक जीवन में महत्व देखा था। तो इन चारों वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप वो वीडियो देखें ताकि आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर इजीली समझ में आ सके। इस चैप्टर की जो कंप्लीट नोट्स हैं उसकी पीडीएफ बना करके उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है तो उसकी पीएच क्या होगी। जैसा कि हमने पढ़ा था कि लाल लिटमस को नीला कौन करता है, क्षारक करता है। इसको याद रखने की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक क्या थी हमारी, शालिनी। शालिनी में श से क्या था हमारा क्षारक, ल से लाल और नी से नीला। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, लाल लिटमस जो हो रहा है वो नीले में चेंज हो रहा है, यानी हमारा विलयन कैसा है, क्षारक है। और क्षारक की पीएच कितनी होती है, 7 से ज्यादा। तो यहाँ जो हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से 3 ऑप्शन की पीएच हमारी 7 से कम है, 1, 4 और 5, ये तीनों 7 से कम है। तो यानी ये कैसे है, अम्लीय विलयन है। 7 से ज्यादा पीएच का हमारे एक ही ऑप्शन है, वो है D10। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हमारा, डी, जिसमें पीएच कितनी है, 10, क्योंकि विलयन कैसा हमारा, क्षारीय है। सेकंड क्वेश्चन है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा, यानी कोई गैस बन रही है जो चूने के पानी को दूधिया करती है। और हमें मालूम है कि चूने के पानी को दूधिया कौन सी गैस करती है, CO2। ये हम इस चैप्टर के बीच में पढ़ चुके हैं। अंडे के कवच में कौन सा यौगिक होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अंडे के कवच में CaCO3 होता है, तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, कौन सा विलयन कार्य करेगा, अभिक्रिया करेगा हमारा अंडे के कवच से, HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, इसका प्लस इसके माइनस से अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, CaCl2 और CO2 गैस बनेगी। क्योंकि हमें मालूम है जब भी हमारे कार्बोनेट होगा तो कार्बोनेट जब डिकम्पोज होगा, विघटित होगा, रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो उसमें से हमेशा हमारी CO2 गैस निकलेगी। CO2 निकल गई, पीछे क्या बचा हमारा, हाइड्रोजन बचा और यहाँ से एक ऑक्सीजन बचा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या अभिक्रिया कर लेंगे, H2O बना लेंगे। तो ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब रासायनिक अभिक्रिया कोई भी लिखेंगे हमें मालूम है उससे हमें संतुलित करना जरूरी है। कैल्शियम यहाँ भी एक है, इधर भी एक है, कार्बन यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, इधर भी 3 है, हाइड्रोजन इधर एक है और इधर कितने हैं, 2 है। तो हमें हाइड्रोजन यहाँ भी 2 करने पड़ेंगे। यहाँ 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे हम 2 लगाएंगे। तो आगे 2 लगाने से क्या हुआ, हाइड्रोजन 2 हो गए, साथ में क्लोरीन भी 2 हो गए और क्लोरीन यहाँ पे भी 2 है, अभिक्रिया हमारी संतुलित हो गई। यानी कोई अगर अभिक्रिया हमारी लैंग्वेज में लिखी हुई है तो हम क्या करेंगे, जो जो बातें हमारे लिए नोन है उसको हम लिख लेंगे, फिर एक अंदाजा लगाएंगे कि क्या बन सकता है और किससे अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ हमें मालूम था कि अंडे का जो कवच होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है और चूने के पानी को कौन सी गैस दूधिया करती है, CO2 बनती है, CO2 दूधिया करती है। तो हमारे प्रोडक्ट में एक तो CO2 बनना जरूरी है और अभिक्रिया हमें किससे करवानी है, CaCO3 से करवानी है। ठीक है,
तो विलयन हमने दूसरा किससे लिया, कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाई। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर सही होगा, बी HCl। कौन सा विलयन होगा जो अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करेगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। थर्ड क्वेश्चन आता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। NaOH हमारा कैसा है, क्षारक है, और क्षारक किससे उदासीन होगा, अम्ल से होगा, और यहाँ पे HCl क्या है, अम्ल है। तो 10 ml NaOH को उदासीन करने के लिए हमें कितना अम्ल चाहिए, कितना HCl चाहिए, 8 ml। यदि NaOH के उसी विलयन का हम 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए कितने HCl, उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा चाहिएगी। यानी NaOH अगर हमारे पास स्टार्टिंग में 10 ml था तो HCl कितना रिक्वायर्ड था, 8 ml। जब हम NaOH को 20 कर रहे हैं, यानी हमने NaOH की मात्रा जस्ट डबल कर दी है, तो उसको उदासीन करने के लिए हमें अम्ल की मात्रा भी उतनी डबल चाहिएगी। तो अम्ल कितना चाहिएगा, 16 ml। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी 16 ml। फोर्थ क्वेश्चन है अपच के उपचार की औषधि क्या है। अपच यानी खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो हम मेडिसिन के रूप में क्या यूज करेंगे। 4 ऑप्शन है। पहला है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक हम कब यूज करते हैं, जब कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है, कोई इन्फेक्शन होता है, हमें कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रवेश करता है, तब हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा, ये ऑप्शन भी हमारा गलत है कि हम अपच में इसका यूज नहीं करेंगे। पीड़ाहारी या एनाल्जेसिक, ये क्या होते हैं, पेन किलर्स होते हैं, तो दर्द में यूज होते हैं, तो ये भी हम यूज नहीं करेंगे। प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक कहाँ काम आते हैं, जहां हमारी चोट लग जाती है, घाव भरने का काम करते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, एंटासिड प्रति अम्लता। यानी अम्लता हो रही हमारी, अपच होती है तो क्या होता है, पेट में अम्लता बढ़ जाती है, एसिडिटी होती है, तो एसिड को उदासीन करने के लिए हम क्या करेंगे, क्षारक का उपयोग करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटासिड या प्रति अम्लता। और एंटासिड के रूप में हम कौन सी दवाई का उपयोग करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला है MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो जब हमारे एसिडिटी हो जाती है तो हम किसका यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, जो एंटासिड का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिफ्थ क्वेश्चन है, उसमें हमें रासायनिक अभिक्रिया लिखनी भी है और उसे संतुलित भी करना है। फिफ्थ क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। सबसे पहला हम ए पार्ट देखेंगे कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तनु वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था, विलयन जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वर्ड आता है उसके लिए तनु, एक होता है सांद्र। तनु में क्या होता है, पदार्थ की मात्रा कम होती है, पदार्थ की मात्रा कम होती है, और जो हमारा विलायक है उसकी मात्रा ज्यादा होगी तो हम तनु कहेंगे। और सांद्र में क्या होता है, पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है, इसका मतलब क्या है कि बहुत ही डाइल्यूट है वो हमारा, जो हमारा विलयन है उसमें H2SO4 बहुत कम मात्रा में है। इसकी अभिक्रिया हमने दानेदार जिंक के साथ करवाई। जिंक यानी जस्ता, तो जिंक एक धातु है तो उसको अपन ओनली Zn के रूप में लिख सकते हैं। और जिंक के ऊपर आवेश कितना होता है, +2। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, किस पे कितना आवेश होता है। तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी कि हमें, पहले हम क्या कर रहे हैं, ए सेक्शन का आंसर करते हैं, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन करेंगे। ए का आंसर क्या होगा कि H2SO4 है, इसकी अभिक्रिया हमने किससे करवाई, जिंक से। तो क्या होगा, जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो हमें मालूम है
कि यौगिक बनेगा तो उसमें प्लस और माइनस दो आवेश होते हैं। अब जो जिंक है ये क्या है, एक धातु है और इसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का होता है और वो धन आवेश ग्रहण कर लेती है। धन आवेश कर लेती है ग्रहण, तो ये किससे संयोग करेगी, ऋण आयन से संयोग करेगी। और जिंक के ऊपर कौन सा आवेश आता है, +2। कैसा आवेश होता है, +2। और जब H2SO4 की चर्चा कर रहे हैं तो SO4 के ऊपर -2 आवेश है और H के ऊपर +1 आवेश है। तो यहाँ पे जिंक किससे अभिक्रिया करेगा, सल्फेट से अभिक्रिया करेगा, SO4 से अभिक्रिया करेगा, क्योंकि ऋण आयन इस अभिक्रिया में सिर्फ एक ही प्रेजेंट है और वो कौन सा है, हमारा SO4। तो क्या बन गया, ZnSO4। यहाँ पे जिंक के ऊपर भी +2 आवेश है, SO4 पे भी -2 है, दोनों पे 2 आवेश है, तो हम कुछ भी इसमें नहीं लगाएंगे, सब कैंसिल हो गया। पीछे क्या बचा, हाइड्रोजन H2। रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, वहां भी 2 है, यहाँ पे SO4 1 है, इधर भी SO4 1 है, जिंक 1 है, जिंक 1 है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसे हमें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, ये क्वेश्चन हमारा संतुलित है। अब हम बी पार्ट देखते हैं। बी में क्या कह रहा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तनु क्या होता है अभी चर्चा कर ली। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, HCl। इसकी अभिक्रिया हमने किससे करवाई, मैग्नीशियम पट्टी, मैग्नीशियम यानी Mg। मैग्नीशियम का भी नेचर कैसा है, मैग्नीशियम भी धातु है, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी और कितने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, तो इस पे आवेश कैसा हो जाएगा, +2। अब ये धातु इलेक्ट्रॉन त्याग के धनावेश बनाएगी, धनायन बनाएगी, तो ये किससे अभिक्रिया करेगा, ऋण आयन से अभिक्रिया करेगा। इसमें ऋण आयन कौन है, हमारा क्लोरीन, जिसमें -1 आवेश होता है, हाइड्रोजन भी +1 आवेश होता है। तो जब हम रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम है वो क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा। तो हम जब यौगिक बनाएंगे तो आवेश के साथ इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम के ऊपर 2+ आवेश है, क्लोरीन पे -1 आवेश है, आवेश क्रॉस होगा, 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, MgCl2। तो हमारा क्या बन गया यहाँ पे, MgCl2। और पीछे क्या बचा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हमारा गैस है और गैस हमारी किस रूप में रहती है, आणविक रूप में रहती है, अकेली नहीं रहती गैस, आणविक रूप में रहती है। तो क्या बना लेगा ये, H2। अभिक्रिया संतुलित करते हैं अपन। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, उधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 करने पड़ेंगे, 2 करने के लिए हम आगे 2 लगा दें। अब यहाँ पे 2 लगाने से क्या हुआ, क्लोरीन भी 2 हो गए हमारे, इधर भी क्लोरीन 2 है, मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी 1 है, अभिक्रिया हमारी संतुलित हो गई। सी क्वेश्चन देखो क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला हमने ए पार्ट में देखा था, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया हमने एल्यूमिनियम चूर्ण से करवाई। एल्यूमिनियम चूर्ण का सिंबल क्या है, Al। ये भी हमारी धातु है और इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाएगी और कितने इलेक्ट्रॉन त्यागती है, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागती है और आवेश कैसा आ जाएगा, +3। तो ये धनायन बना रही है, तो यौगिक बनेगा तो किससे रिएक्ट करेगा, ये ऋण आयन से करेगा। और इसमें ऋण आयन कौन है, हमारा सल्फेट, जिसके ऊपर कैसा आवेश है, -2। तो जब अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम के ऊपर आवेश कितना है, +3। सल्फेट के ऊपर आवेश कितना है, SO4 2-। जब हम यौगिक बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम इनके आयन को, इनके ऊपर जो आवेश है उसे क्रॉस करेंगे, तो 3 हमारा इसके नीचे आ जाएगा और 2 हमारा इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या बन गया, Al2 और यहाँ पे 3 लगाना है। सल्फेट हमारा बहुपरमाणुवीय ऋण आयन है और बहुपरमाणुवीय ऋण आयन के आगे हम कोई नंबर लगाएंगे तो हमसे कोष्टक में बंद करके लगाते हैं, तो क्या बन जाएगा, SO4, कोष्टक में बंद करके बाहर 3 लगाएंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, Al2SO4 होल थ्राइस। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया, Al2SO4 होल थ्राइस। पीछे क्या बचा, हाइड्रोजन, ये लो हाइड्रोजन। अब देखो हमारी अभिक्रिया संतुलित है क्या,
यहाँ हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है। इधर हमारा सल्फर 1 है, यहाँ सल्फर कितने हमारे 3 है, क्योंकि कोष्टक के बाहर 3 है तो इधर भी हमें 3 करने पड़ेंगे। इधर 3 कर दिए। अब इस अभिक्रिया में क्या है, बहुत सारे तत्व हैं तो हमें बैलेंस करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। शुरुआत के तौर पे हम गड़बड़ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो ज्यादा तत्व आ जाए उनको संतुलित करना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे हम फर्स्ट चैप्टर में करते आ रहे हैं उसी प्रकार से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, कौन कौन से तत्व प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम। उत्पाद में और क्रियाकारक में इनकी संख्या लिख देंगे। हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे 2, वहां कितने हैं 2, सल्फर 1, उधर कितनी है सल्फर 3, कोष्टक के बाद 3 लिखा हुआ है तो 3 हो गई। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ कितनी है 4 तो अंदर है और बाहर 3 है तो ये गुणा होगी तो कितनी होगी 4 3 12। एल्यूमिनियम यहाँ 1 है, यहाँ कितने हैं 2। अब हम क्या करेंगे, इनको संतुलित करेंगे। संतुलित कैसे करेंगे, देखो हाइड्रोजन तो सेम है, सल्फर यहाँ 1 है, इधर 3 है तो हमें यहाँ भी 3 करनी पड़ेगी। 3 करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी नंबर लगाएंगे वो आगे ही लगाएंगे, पीछे कुछ नहीं लगा सकते। मैंने आगे 3 लगाया, 3 लगाने से क्या हुआ, क्या क्या चेंज हुए, देखो 3 लगाने से हाइड्रोजन भी चेंज होंगे, सल्फर भी चेंज होंगे और ऑक्सीजन भी चेंज होंगे। सल्फर तो 3 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए 6, हाइड्रोजन 6 हो गए और ऑक्सीजन कितने हो गए 4 को 3 से गुणा किया तो 12। सल्फर संतुलित है, ऑक्सीजन संतुलित है, एल्यूमिनियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, इधर भी 2 करने पड़ेंगे, आगे 2 लगा दो, ये भी 2 हो गए। अब कौन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे 6 है और इधर 2 है तो हमें उत्पाद में चेंज करने पड़ेंगे, 6 लाने पड़ेंगे। 6 लाने के लिए हम क्या करेंगे, आगे 3 लगा देंगे तो क्या बन जाएंगे, ये भी 6 बन गए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे सारी जो परमाणु हैं, तत्व हैं रासायनिक अभिक्रिया में वो हमारे संतुलित हो चुके हैं। इसका डी है, डी क्वेश्चन क्या है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। डी क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन इसमें। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, HCl, लोह चूर्ण का Fe। अब देखो जो आयरन है वो हमारे डी ब्लॉक का तत्व है और इस पे परिवर्तनशील संयोजकता पाई जाती है। यानी जो आयरन है हमारी +2 संयोजकता भी दर्शाता है और +3 संयोजकता भी दर्शाता है। अब यहाँ पे हम +2 लेंगे कि +3 लेंगे कैसे मालूम चलेगा, आयरन है इलेक्ट्रॉन त्यागेगा क्योंकि धातु है, त्यागेगा तो किससे संयोग करेगा, हमारा ऋण आयन से संयोग करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो कैसा है, तनु है, यानी HCl की मात्रा उसमें कम है। कम होने की वजह से क्या होगा कि कम ही क्लोरीन इससे जुड़ पाएंगे और हमारा उत्पाद क्या बनेगा, FeCl2। क्या बनेगा उत्पाद, FeCl2 बनाएंगे हम। तो FeCl2 में आयरन के ऊपर आवेश कितना है, +2 न कि +3। पीछे क्या बचा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस निकाल दो। अब हम संतुलित करें अभिक्रिया, हाइड्रोजन यहाँ 1 है वहां 2 है, इसके आगे 2 लगा दो, 2 हो गए। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, आगे 2 लगाने से क्लोरीन भी बढ़ गए, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, आयरन यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। अभिक्रिया हमारी संतुलित हो गई। तो यहाँ पे +2 आवेश होगा, +3 होगा, ये हमें थोड़ा सा इस तरीके से आइडिया लगाना पड़ेगा कि क्या होगा। तो ये हमने 5th क्वेश्चन के अंदर 4 रासायनिक अभिक्रिया थी, उन रासायनिक अभिक्रिया को लिख भी लिया और उनको संतुलित भी कर लिया और जो उत्पाद था वो हमने अपने आप बनाया, कैसे बनाया ये हमने समझ भी लिया। तो हमें याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि क्या उत्पाद बनेगा, हमने इसको उत्पाद बनाने का तरीका सीख रखा है कि किसका प्लस किसके माइनस के साथ जुड़ेगा, कितने आवेश के साथ जुड़ेगा। नेक्स्ट इसमें आता है 6th क्वेश्चन।
सिक्स्थ क्वेश्चन है, एल्कोहल तथा ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है, एक क्रियाकलाप द्वारा बताइए। वैसे तो हमने इस एक्टिविटी को डिटेल में जब चैप्टर किया था तब कर लिया था, फिर भी हम एक बार इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल ले लो, जैसे मैं मेथिल एल्कोहल लेती हूँ, इसका फॉर्मूला क्या है, CH3OH। हम देख रहे हैं इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हम ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला बात करें तो C6H12O6 होता है, अणुसूत्र ये है। लेकिन जब इसकी हम संरचना बनाते हैं तो उसमें भी हमारे OH प्रेजेंट होता है। जब हम खोल के संरचना बनाएंगे तो यहाँ भी OH प्रेजेंट होता है, तो हम देख रहे हैं इसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो हम यही कहते हैं जिसमें H+ प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अम्ल कहते हैं। तो अम्ल, ये अम्ल की तरह व्यवहार क्यों नहीं करते हैं कि इन दोनों में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, फिर भी ये अम्ल के जैसे बिहेव क्यों नहीं करते हैं। तो ये हम एक प्रयोग के द्वारा देखेंगे। कैसे देखेंगे कि हमने 3 बीकर लिए, ठीक है ना। एक जनरली समझाऊंगी मैं आपको कि मैंने 3 बीकर लिए, एक में मैंने अल्कोहल डाला, एक में मैंने ग्लूकोज डाला और एक में मैंने कोई भी अम्ल डाला, HCl डाल दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इनका हमने जलीय विलयन लिया है सबका। इस सिस्टम को इसमें कील डाल दी, क्योंकि अम्ल अगर होगा तो धातु से अभिक्रिया करेगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, तो हमने एक इसमें कील भी डाल दी। फिर हमने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को हमने बैटरी से जोड़ दिया और उस बैटरी में एक बल्ब लगा दिया। तो अगर वो अम्ल होंगे, अम्ल जलीय विलयन है, तो धारा प्रवाहित होगी और धारा प्रवाहित होगी तो हमारा बल्ब जलेगा। लेकिन हमने देखा कि इन दोनों में बल्ब नहीं जलता है, लेकिन इस बीकर का बल्ब जलता है। तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि ये दोनों अम्लीय नहीं है और ये अम्ल है। तो इस प्रकार क्रियाकलाप से हम दर्शा सकते हैं कि इन अल्कोहल में और ग्लूकोज में हाइड्रोजन होते हुए भी अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। ये हमारे उदासीन प्रकृति के होते हैं क्योंकि इनमें बल्ब नहीं जल रहा है। नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन है। इसको मैं डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ, चैप्टर के बीच में करवा लिया है तो जरूरत नहीं बार बार इसको एक्सप्लेन करने की। वहां पे आप इसको देख सकते हो क्योंकि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, तो वहां पे आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हो। 7th क्वेश्चन है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। यानी वर्षा के जल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, पास होगी, लेकिन जो आसुत जल है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो क्यों नहीं होती है, इसको देखने के लिए सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे कि आश्रित जल होता क्या है। इसको हम आश्रित जल कह दो या आसुत जल कह दो, एक ही बात है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डिस्टिल वाटर। इसका ये बनता कैसे है, देखो बच्चों, जल है, जल को जब हमने गर्म किया तो क्या होगा, जल के अणु है भाप में चेंज होंगे। अब उस भाप को अगर हम इकट्ठा करके वापस ठंडा करें तो क्या होगा, वो भाप हमारी वापस जल में बदल जाएगी। लेकिन नॉर्मल जब हम पानी लेते हैं, जल लेते हैं, तो उसमें H2 के अलावा और भी बहुत सारे हमारे आयंस उसमें प्रेजेंट होते हैं। वो जल हमारा शुद्ध जल नहीं होता है, कुछ न कुछ आयंस उसमें प्रेजेंट रहेंगे। चाहे हम RO का पानी ले लें फिर भी उसमें कुछ न कुछ आयंस तो रहते ही हैं। लेकिन जब हम उस पानी को बॉईल कर लेते हैं, बॉईल में जो भाप बनती है वो भाप में वो हमारा बिल्कुल शुद्ध जल होता है, उसमें पानी के अलावा और अन्य कोई भी आयंस की मिलावट नहीं होती है। तो हम उस भाप को जब वापस ठंडा कर लेते हैं तो वापस वो पानी में बदल जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा जल प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, आश्रित जल या अशुद्ध जल, जो बिल्कुल शुद्ध होता है। और इसको जब हम लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसमें जब भी हमें पानी ऐड करना होता है तो हम कौन सा पानी ऐड करेंगे, आश्रित जल। नॉर्मल पानी, नल का पानी हम ऐड नहीं करते हैं क्योंकि उसमें कुछ न कुछ मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं, जिसकी वजह से हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं
वो गलत भी आ सकते हैं उनके रिजल्ट। इसलिए हम पानी कौन सा ऐड करते हैं, आसवित जल। और इस प्रकार से जो जल प्राप्त होता है वो कौन सी विधि के द्वारा प्राप्त होता है, आसवन विधि के द्वारा। इसमें कौन सी विधि काम आती है, इस विधि को हम आसवन विधि कहते हैं कि भाप को वापस एकत्रित करके द्रव में चेंज करना। तो इसमें जल को हमने गर्म किया, गर्म करने पर वो वाष्प बदली, उस वाष्प को हमने ठंडा किया, ठंडा करके वापस हमने जल बनाया। तो जल जो वाष्प में बदलती है इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। इसको हम क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। और इस वाष्प को हम ठंडा करके वापस जल में बदलते हैं तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, संघनन। तो वाष्पीकरण और संघनन के द्वारा जो जल हमें प्राप्त होता है वो विधि का नाम क्या है, आसवन विधि। और ये जल हमारा बिल्कुल शुद्ध होता है। और इस प्रकार से जो फाइनल जो हमारा जल प्राप्त हो रहा है वो कैसा जल है, हमारा आसुत जल। तो इस जल में H2O के अलावा कोई भी अन्य आयंस नहीं होते हैं, इसलिए इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन वर्षा का जल होता है वो विद्युत का चालन करता है। वो क्यों करता है, देखो पॉल्यूशन की वजह से हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं जिसे हमें प्रदूषित कहते हैं। जैसे CO2 पाई जाती है, NO2 है, SO2 है, ये गैसें वायु में पाई जाती हैं। जब बारिश होती है तो वर्षा के जल के साथ ये गैसें क्रिया कर लेगी और क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड तो बना लेगी H2CO3, NO2 बना लेगी HNO3 और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड क्या बना लेगी, H2SO4। इसमें कार्बन प्रेजेंट है इसलिए इसका नाम क्या है, कार्बोनिक अम्ल। इसका नाम क्या है, कार्बोनिक अम्ल। इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसलिए इस अम्ल का नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल। यहाँ सल्फर प्रेजेंट है इसलिए इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इन तीनों अम्लों की वजह से हम इस जल को क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा पे क्वेश्चन आता है तो भी हमें क्या करना है, ये तीनों रासायनिक अभिक्रिया हमें वहां पे लिखनी है। तो वर्षा के जल में हमने देखा कि 3 अम्ल बन जाते हैं, कार्बनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। और अम्ल जो है विद्युत का चालन करते हैं जब वो जलीय विलयन में होते हैं। और इस वजह से वर्षा का जल है विद्युत का चालन करेंगे जबकि आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करेगा। 7th क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। 8th क्वेश्चन है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। हमें मालूम है कि अम्ल जो होता है वो अगर H+ आयन देगा तभी वो धारा प्रवाहित करेगा, वरना धारा प्रवाहित नहीं करेगा। और H+ आयन कब देगा, जब वो जल में घुलनशील होगा, जल में विलय होगा। अगर वो जल में विलय नहीं है तो उसमें H+ होते हुए भी वो अलग नहीं होंगे और धारा प्रवाहित नहीं करेंगे, कुचालक की तरह व्यवहार करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है कि अम्ल में से H+ आयन तभी मुक्त होते हैं जब वो जलीय विलयन अवस्था में होते हैं, वरना वो नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है, 5 विलयन लिए हमने A, B, C, D और E। इनको सार्वत्रिक सूचक से हमने इनकी जांच करी। सार्वत्रिक सूचक कौन से होते हैं, जो हर विलयन में को इंडिकेट करते हैं। तो pH के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 व 9 प्राप्त होते हैं। तो विलयन हमारा किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें मालूम है कि pH में बीच का जो पॉइंट होता है वो 7 होता है और इसे हम क्या बोलते हैं, उदासीन कहते हैं। 1 से लेकर के 14 तक हमारे मान लिखे होते हैं। तो जितना हम इस साइड जाएंगे क्षारीय प्रवृत्ति हमारी बढ़ती जाती है और इस साइड आएंगे तो हमारी अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी।
अब देखें क्या होगा, 4। कौन कौन से पॉइंट है हमारे यहाँ, हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं पीएच में, तो हमें मालूम चल जाएगा पीएच स्केल पे कि एक तो हमारा 4 है, 1 है, 11 है, 7 है और 9 है। 5 हो गए हमारे विलियन। अब हम देख सकते हैं कि 7 वाला कैसा है, उदासीन है। तो उदासीन विलियन कौन सा होगा, जिसकी पीएच हमारी कितनी होगी, 7। प्रबल क्षारीय, प्रबल क्षारीय कौन सा होगा, जिसकी पीएच हमारी कितनी होगी, 9 यहाँ करो, 11 इधर करो, जिसकी पीएच कितनी है, 11। तो प्रबल क्षारीय की पीएच कितनी होगी, 11। प्रबल अम्लीय की पीएच कितनी है, 1। दुर्बल अम्लीय, ये दुर्बल है इसकी तुलना में, तो इसकी पीएच कितनी हो गई, 4 और दुर्बल क्षारीय की हो गई 9। तो इस प्रकार हमने पीएच स्केल पे जो भी हमारे पीएच के मान प्राप्त हुए हैं उनको इंडिकेट कर दिया और उससे जाहिर कर दिया कि तुलनात्मक रूप से कौन प्रबल है और कौन क्षारीय है, कौन प्रबल है और कौन दुर्बल है। तो पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी जो जितना हमारा अम्लीय होता है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ज्यादा होती है और जो क्षारीय होगा उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमारी कम होगी। तो आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे कम है। तो जो जितना इस तरफ होगा क्षारीय होगा उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी कम होगी। और जिस प्रकार हम लेफ्ट साइड में आएंगे हमारे H+ आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमारी बढ़ती जाएगी। तो सबसे कम किसमें हाइड्रोजन आयन होंगे, हमारे pH 11 के अंदर, 11 में सबसे कम होंगे। उसके बाद 9 में, 9 के बाद 7, 7 के बाद 4 और फिर 1। तो सबसे ज्यादा हमारे हाइड्रोजन आयंस किसमें होंगे, जिसकी pH हमारी 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है, हमने दो परतवनी ली है ए और बी, इसमें बराबर लंबाई की हमने सेम साइज की मैग्नीशियम की पट्टी डाली। मैग्नीशियम क्या है, धातु है। परत नली ए में हमने HCl और बी में हमने क्या डाला, एसिटिक अम्ल डाला है। दोनों अम्लों की मात्रा और सांद्रता बराबर है, सांद्रता भी समान ली है और उनका अमाउंट भी समान लिया है। किस परत नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों। हमने दो परत नली ली, एक परत नली ये है जिसमें हमने HCl डाला है और ऊपर से क्या डाली है, मैग्नीशियम की पट्टी। दूसरी परत नली में क्या है, हमारा एसिटिक अम्ल है CH3COOH, इसमें भी हमारे मैग्नीशियम की पट्टी है। हमें मालूम है दोनों अम्ल है, एसिल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और एसिटिक अम्ल हमारा ये भी अम्ल है। दोनों के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस बनेगी, हमारी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती तो हमें मालूम है ये विस्फोटक गैस है, तो किस प्रकार से मुक्त होगी, हमारी बुदबुदाहट के साथ, बुदबुदाहट के साथ में मुक्त होगी। किसमें गैस ज्यादा बनेगी, जिसमें हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होंगे। जिसमें हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होंगे उसमें हाइड्रोजन गैस हमारी ज्यादा बनेगी। अब किसमें ज्यादा दिख रहे हैं, हमें देखने में तो इसमें ज्यादा दिख रहे हैं पर ऐसा होता नहीं है। जब हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो हमारे क्या है कि इसमें हमारे हाइड्रोजन गैस ज्यादा बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि HCl है वो कैसा है, हमारा प्रबल अम्ल है और एसिटिक अम्ल हमारा कैसा है, दुर्बल अम्ल है। तो HCl प्रबल अम्ल होने की वजह से क्या होगा, वो H+ आयन ज्यादा मुक्त करेगा और एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल होने की वजह से इसमें से H+ आयन कम मुक्त होंगे। तो H+ आयन कम मुक्त होने की वजह से इसमें हाइड्रोजन गैस कम बनेगी और इसमें हाइड्रोजन गैस ज्यादा बनेगी। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एक प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल होने के कारण इसमें से H+ आयन ज्यादा मुक्त होते हैं, जिस वजह से हाइड्रोजन गैस ज्यादा बनेगी और बुदबुदाहट के साथ वो अधिक तेजी से निकलेगी। जबकि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है जो वियोजित होकर के H+ आयन
HCl की तुलना में कम देगा और H+ आयन कम होने की वजह से हाइड्रोजन गैस भी कम बनेगी और कम निकलेगी। तो ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें आता है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है, ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा। देखो, ताजे दूध का पीएच का मान 6 है, यानी थोड़ा सा वो अम्लीय होता है। और दही बनने पर क्या होगा, दही बनेंगे, दूध से जब दही बनता है तो उसमें क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। जब दूध दही में परिवर्तित होगा तो कौन सा अम्ल बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा। और लैक्टिक अम्ल बनने की वजह से दही का जो पीएच था वो कंपैरेटिवली और कम हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि जब दूध से दही बनता है तो लैक्टिक अम्ल के निर्माण की वजह से पीएच का मान है वो और कम हो जाएगा, 6 से कम हो जाएगा। 6 तो ऑलरेडी था और लैक्टिक अम्ल बनने की वजह से वो 6 से भी कम हो जाएगा। 12th क्वेश्चन है, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं, क्या होता है, NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा या मीठा सोडा या खाने का सोडा। दूध में हम ये मिला देते हैं और इसका नेचर कैसा होता है, बेकिंग सोडा जो है वो कैसा है, दुर्बल क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। बेकिंग सोडा का नेचर कैसा है, दुर्बल क्षारीय। तो ये क्या कह रहा है, ताजा दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बनाता है। ग्वाला है वो बेकिंग सोडा मिला करके जो हमारा दूध है जिसका पीएच हमारा 6 है, अगर हम उसमें क्षार मिलाएंगे तो क्या होगा, उसका पीएच का मान बढ़ेगा और वो क्षारीय हो जाएगा। तो ऐसा क्यों करता है, ताकि हमारा दूध जल्दी से खराब नहीं हो, उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण नहीं हो। क्योंकि क्षार है तो क्या करेगा, इस पीएच को जो 6 तक है उसको उदासीन कर देगा। उदासीन करने की वजह से क्या होगा, अम्ल का निर्माण जल्दी से नहीं होगा और हमारा दूध खराब नहीं होगा। बी क्वेश्चन क्या है इसी में, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। क्यों लगता है कि दही हमारा एक एग्जैक्ट पीएच पर जब दही का दूध का मान पहुंचेगा तभी वो दही बनेगा। और यहाँ हमने बेकिंग सोडा मिला करके उसकी पीएच का मान जो पहले 6 था, 6 से भी बढ़ाकर हमने 7 से ऊपर कर दिया है। तो धीरे धीरे वो दही बनने की प्रक्रिया होती, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे बनता है। तो पहले वो पीएच हमारी 6 तक पहुंचेगी, उसके बाद हमारा पीएच का मान कम होगा और दही बनना शुरू होगा। तो इसलिए हमें अधिक समय लगता है क्योंकि हमने पीएच का मान जो है क्षारीय तक कर दिया है, बढ़ा दिया है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, POP, जिसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4.12H2O, ये इसका फॉर्मूला है। आर्द्रता रोधी मतलब जो मॉइस्चर को, नमी को बाहर से ग्रहण नहीं कर सके। तो अगर उसको बाहर से नमी मिल जाएगी, जल के अणु मिल गए, तो किससे बदल जाता है, जिप्सम में, जिसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2O। तो ये तो हमारा जो हाफ H2O अगर होते हैं तो ये फॉर्मूला तो किसका है, POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और जल के अणु ग्रहण करके क्या बना लेगा, ये जिप्सम। और जिप्सम कैसा है, कठोर है। POP की तुलना में कैसा पदार्थ है, कठोर पदार्थ है। ये सीमेंट बनाने में यूज होता है। अभिक्रिया को अपन संतुलित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जल के अणु होंगे तो 2 हमारे CaSO4 बन जाएंगे। अभिक्रिया हमारी संतुलित हो गई। तो POP नमी से जल के अणु ग्रहण करके जिप्सम में न बदले, कठोर न हो, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको आर्द्रता रोधी बर्तन में रखते हैं। तो इस प्रकार बच्चों इस क्लास में हमने सारे क्वेश्चन कर लिए जो भी पाठ के पीछे के थे। लास्ट के 2 क्वेश्चन है वो तो नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं, सीधा अपने को थ्योरेटिकल ही है।
कोई उसमें कंसेप्ट नहीं है, इसलिए मैंने उसको नहीं समझाया है। तो बच्चों, आपको मेरी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और इस चैप्टर की जो क्वेश्चंस हैं उसको मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन करके नहीं लिखा है, क्योंकि लिखने से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और वीडियो हमारी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इसके जो भी आंसर है उसकी मैं PDF बना करके आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वहाँ आप उस PDF को डाउनलोड करके इसके क्वेश्चन है वो कॉपी में नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।